मित्रों, आज का जो पाठ है वो उसका विषय है नाट्य निर्देशन, चुनौतियाँ और संभावनाएं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आपको नाटक के उद्भव के विषय में जानकारी मिल सकेगी। नाटक और रंगमंच क्या है ये आप जान सकेंगे और साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि ये किसके लिए है और इसकी प्रस्तुति की चुनौतियाँ क्या हैं। नाटक के निर्देशक का दायित्व क्या है ये भी आप जान सकेंगे। भरत मुनि ने पंचम वेद के रूप में नाट्यशास्त्र की रचना की थी और जिसका उद्देश्य सामान्य जन का प्रबोधन और मनोरंजन था। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से क्रीडनीयक की अपेक्षा की। ब्रह्मा जी ने क्रीडनीयक के रूप में नाट्य दिया जिसमें नृत्य, गीत, संगीत एवं नाटक सभी समाहित हैं। इस प्रकार नाट्यशास्त्र नाटक के साथ ही नृत्य और संगीत का शास्त्र भी है। इस शास्त्र में नाटक की प्रस्तुति संबंधी निर्देश दिए गए हैं जिसमें नाटक के पाठ से लेकर नाटक के अंतिम लक्ष्य रस सिद्धि तक का पूरा विधान किया गया है। इसे भरत ने पंचम वेद की संज्ञा दी। ज्ञान का समस्त भंडार वेदों में निहित है, आप जानते हैं। सब लोग वेदों का न तो अध्ययन कर सकते हैं, न पाठ कर सकते हैं और न ही उसमें निहित ज्ञान को वो जान सकते हैं। इसलिए चारों वेदों का निचोड़ इस पंचम वेद नाट्यशास्त्र में निहित है, जिसे दर्शक खेल खेल में मनोरंजन करते हुए प्राप्त कर लेते हैं या कि वे प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भरत ने चारों वेदों से अलग अलग तत्वों को ग्रहण किया था। नाटक का पहला तत्व है संवाद। भरत ने इसे ऋग्वेद से लिया, गान को उन्होंने सामवेद से लिया, अभिनय को यजुर्वेद से लिया और अथर्ववेद से रस को लिया। इस तरह से नाटक का सर्वांग जो है वह निरूपित हुआ। तो मुनि भरत ने इस तरीके से नाट्यशास्त्र के रूप में हमें पंचम वेद प्रदान किया। नाटक वस्तुतः एक इंद्रधनुषी कला है जिसमें नाटककार की ताकत शब्द है तो निर्देशक की ताकत अभिनेताओं की अभिनय क्षमता। ये नेमिचंद जैन जी ने नटरंग में लिखा है, जो आपको नटरंग के अंक 46 में पृष्ठ 53 पर आपको उपलब्ध होगा। इस प्रकार नाटक एक कला है, किंतु प्रस्तुति के पूर्व नाटक लिपिबद्ध भी होता है और वो होता है रचनाकार के हाथों से, अर्थात नाटककार के हाथों से। इस रूप में नाटक एक साहित्यिक विधा भी है। आचार्य कवि विश्वनाथ ने कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य अथवा साहित्य में सर्वाधिक रमणीय विधा जो है वह नाटक ही है। यद्यपि समस्त रचनात्मक साहित्य जीवन की ही व्याख्या करता है, किंतु नाटक उसे दृश्य रूप में उपस्थित करने में समर्थ होता है। दृश्यत्व के इस विशेष गुण के कारण ही नाटक में रमणीयता होती है। इस प्रकार नाटक का सौंदर्य बढ़ जाता है और वह अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा विशिष्ट हो जाता है। दशरूपककार धनंजय ने अनेक रूपकों की चर्चा की है। उन्होंने 10 प्रकार के रूपक बताए हैं। हिंदी में हम मात्र एक शब्द नाटक में ही सभी को समाहित मानकर चलते हैं। प्रवृत्ति विशेष के कारण हम उसे कभी कभी एक निश्चित विशेष प्रकार का नाटक मान लेते हैं। इस प्रकार नाटक संवादों में रचित द्वंद्वात्मकता के साथ आगे बढ़ता हुआ अंततः अपनी लक्ष्य सिद्धि करता है और यही सिद्धि है रस। यह रस किसे मिलता है, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक का एक लेखक होता है। नाटक प्रस्तुत किया जाता है निर्देशक और अभिनेताओं के द्वारा। नाटक को देखने वाले दर्शक होते हैं। यहीं से नाटक रंगमंच की अपेक्षा करने लगता है। आइए अब हम जानें कि रंगमंच क्या है। रंगमंच शब्द का पहला
तो सामान्य और सीधा सा अर्थ है वह जगह, वह स्थान जहाँ नाटक प्रस्तुत किया जाता है या खेला जाता है। और दूसरा अर्थ है व्यापक। उसका अर्थ यह होता है समग्र प्रस्तुति व्यापार। रंगमंच को जब हम सामान्य रूप में देखते हैं तो उसका मतलब होता है वह स्थल जहाँ पर नाटक प्रस्तुत होता है। मुनि भरत के यहाँ रंगमंच के विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्य 3 प्रकार के भेद मिलते हैं। इन्हें मुनि भरत ने विश्वकर्मा द्वारा प्रदान किए गए नाट्यगृह कहा गया है। यह मुनि भरत को भगवान विश्वकर्मा ने प्रदान किया था। इस प्रकार जिसे हम रंगमंच मानते हैं वस्तुतः वह नाट्यगृह है। इन तीनों के भी 3-3 भेद या प्रकार कहे जाते हैं। इनका निर्धारण उनकी माप के आधार पर होता है और माप करने पर तीनों के ज्येष्ठ, मध्यम और अवर नाट्यगृह बनते हैं। इन्हें हम नाट्यशालाएं भी कहते हैं। प्राचीन समय में रंगशालाएं प्राय मंदिरों में हुआ करती थीं। इन्हीं रंगशालाओं में संस्कृत नाटकों का मंचन होता था, जहां रसिक जन एकत्र होकर उनका प्रेक्षण करते हैं। किंतु रंगमंच का जो वास्तविक अर्थ है वह उसके प्रस्तुति व्यापार से संबद्ध है। समस्त व्यापार जो पाठ और अभिनय से होता हुआ अपने अर्थ को प्रतिपादित करते हुए नाट्य रसिकों तक पहुंचता है वह रंगमंच है। इसमें अभिनय के साथ ही ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था भी सम्मिलित होती है। मित्रों, इस प्रकार नाटक और रंगमंच की दृष्टि से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: वस्तु, नेता और रस। वस्तु से तात्पर्य है कि नाटक की कोई कथा वस्तु होनी चाहिए, उसमें संवाद होने चाहिए, भावों को व्यक्त करने वाले गीत संगीत होने चाहिए, आदि आदि। नेता से तात्पर्य यहाँ वस्तु को प्रस्तुत करने वाले अर्थात अभिनेताओं से है। यह पात्रों का चतुर्विध अभिनय होता है जो दर्शकों, श्रोताओं अर्थात सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तीसरा किंतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व है रस। रस सहृदय अथवा प्रेक्षक व दर्शक को प्राप्त होता है। इस रस को हम आधुनिक भाषा में नाट्यार्थ भी कहते हैं, क्योंकि जब तक अर्थ की सृष्टि नहीं होगी किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति असंभव है। पूर्ण अर्थ की प्राप्ति अर्थात पूर्ण आनंद, अखंड आनंद की प्राप्ति, अखंड आनंद अर्थात रस की प्राप्ति। अब ये जो पूरा का पूरा नाट्य और रंगमंच का व्यापार है, उस व्यापार में निर्देशक की क्या भूमिका है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो नाटककार हमें वस्तु देता है। नाटककार अपनी लेखनी से संवादों, रंग निर्देशों, अंकों, दृश्यों में विभाजित एक नाट्यालेख प्रस्तुत करता है, जिसमें एक कथा होती है। उस कथा के विस्तार एवं उसे संप्रेषणीय बनाने हेतु उपकथाएं भी नाटक में संभव हैं। द्वंद्वात्मकता के साथ बीजारोपण से लेकर फल प्राप्ति तक संपूर्ण नाट्य व्यापार नियोजित होता है। यह कार्य नाट्य लेखक का है। माना जाता है कि नाटक के लेखक को रंगमंच का ज्ञान होता है। उसे चतुर्विध अभिनय के द्वारा दर्शकों के समक्ष रंगकर्मी या अभिनेतागण प्रस्तुत करते हैं। किंतु इस प्रस्तुति का प्रशिक्षण देने का कार्य निर्देशक के जिम्मे होता है। नाटक के चयन तथा नाट्य प्रस्तुति की दृष्टि से कुशल अभिनेताओं, अभिनेत्रियों का चयन करना उसी का कार्य है। फिर उनको दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत भी करना होता है। इसलिए अभिनेताओं आदि को पाठ ठीक ढंग से याद हो, इसका प्रशिक्षण भी निर्देशक के जिम्मे ही होता है। नाटक में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की तरह कट और रीटेक की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो सीधे दर्शक है सामने और मंच पर प्रस्तुत होता हुआ नाटक है। इसलिए जरूरी है कि पात्रों को अपना संवाद कंठस्थ हो। कंठस्थ होने के साथ ही यह भी जरूरी है कि पात्रों को उन संवादों में निहित अर्थ
और भावों का सम्यक ज्ञान हो, ताकि अगर किसी कारण से कोई शब्द स्मृति से छूट जाए, ध्यान से छूट जाए, तो अभिनेता संवाद के क्रम को भंग न होने दे और नाटक सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। इसीलिए कुशल निर्देशक नाट्यालेख का चयन करते समय रंगकर्मियों की क्षमताओं का भी ध्यान रखता है। किस पात्र में पाठ को स्मरण रख सकने की क्षमता सर्वाधिक है, यह उसे पता होना चाहिए। कभी कभी संवाद लंबे होते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संवादों में हुए शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है, जिसकी अपेक्षा अभिनेताओं से की जाती है। प्राय निर्देशक ऐसे आलेखों का चयन करते हैं जिनमें संवाद छोटे छोटे हैं। इस दृष्टि से संस्कृत नाटकों में भास के नाटक सर्वोत्तम माने गए हैं। उनकी भाषा चुटीली और संवाद छोटे होते हैं। भास का चारुदत्तम इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। नाट्यालेख लिखता तो नाटककार है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का जिम्मा निर्देशक के ऊपर होता है। एक रंगमंच है जो उसके मन में निरंतर चलता है। नाटककार जब नाटक लिख रहा होता है तो उस समय वह दृश्य की तरह उसकी आंखों के सामने होता है। ये दृश्य ट्रेन में खिड़की से दिखाई देने वाले दृश्य की तरह इतनी तेजी से चलते हैं कि नाटककार लिखते समय प्रस्तुति के समय आने वाली तमाम असुविधाओं को नज़रअंदाज कर जाता है, किंतु निर्देशक नाटक की तैयारी करने से पूर्व आलेख का अत्यंत गंभीरता और बारीकी से अध्ययन करता है और नाटक में निहित जो भाव हैं और जो विचार हैं, उन भावों और विचारों की दृश्यता और उसकी काव्यमयता को दृष्टि में रखता है, ताकि दर्शक सहृदय तक वह सम्यक रूपेण प्रस्तुत हो सके और संप्रेषित हो सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाटककार नाटक प्रस्तुति के समय निर्देशक के साथ बैठकर उसकी तैयारी देखता है और उस समय उसे लगता है कि अमुक दृश्य या संवाद को जैसा है वैसा रखना ठीक नहीं, और तब वो उसमें जरूरी परिवर्तन करता है। मोहन राकेश ने अपने ऐसे अनुभव का जिक्र आधे अधूरी की ओमपुरी के निर्देशन में प्रस्तुति तैयारी के संबंध में किया है। उन्होंने अपेक्षित परिवर्तन भी किए। इस प्रकार के अनुभवों की चर्चा प्राय हिंदी के अन्य नाटककारों ने भी की है। ऐसा लगता है कि संस्कृत और अन्य देशी विदेशी भाषाओं के नाटककारों का भी यही अनुभव रहा होगा या रहा है। नाटक साहित्य तो है ही, ये एक कला भी है, बल्कि एक संपूर्ण कला है। इसमें सामूहिकता का भाव भी है। नाटक एक ऐसी कला है जिसमें काष्ठकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि अनेक कलाएं जो हैं समाहित होती हैं, और इसमें इसी कारण इस कला में के दृष्टि से मुनि भरत ने कहा है कि संसार का कोई भी ज्ञान विज्ञान, कला और शिल्प नहीं है जो इस नाट्य में समाहित न हो, क्योंकि नाटक जो है वह लोक के भावों का अनुकीर्तन होता है। नाट्यम लोकस्य भावानुकीर्तनम। इसलिए नाटक में ये सारी की सारी कलाएं निहित होती हैं। यह नाटक लोक में निहित मानव जीवन और समाज के जितने भी रूप हैं उनको साहित्यिक एवं कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। इसे प्रस्तुत करने का दायित्व निर्देशक का है। नाटक की प्रस्तुति की दृष्टि से दो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। इसी को नाट्यशास्त्र में देशी और मार्गी भी कहा गया है। लोक में रहन सहन, चाल ढाल, बोल चाल आदि सामान्य रूप से प्रचलन में है। उसका अभिनय और प्रस्तुति में उपयोग करना लोकधर्मी प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है, किंतु कला और साहित्य में जीवन का यथार्थ सपाट यथार्थ रूप में प्रस्तुत नहीं होता है, वह कलात्मक यथार्थ होता है। यदि हम कुंतक की बात पर गौर करें तो वो कहता है कि काव्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं और उनके अर्थ ये दोनों वक्र होते हैं। वह
वक्रोक्ति को काव्य का जीवित मानता है। इसी के साथ हम आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के विचारों को देखें तो उनके अनुसार काव्य में व्यंजकता और ध्वन्यात्मकता होनी चाहिए। निर्देशक का दायित्व है कि नाटक में निहित शब्दों में ध्वन्यात्मकता, व्यंजकता को उजागर करे और शब्दों की वक्रता में निहित अर्थ को प्रकाशित करे। यही कारण है कि काव्य और कला में निहित यथार्थ में अतिशयता भी होती है और व्यंजकता भी होती है और वक्रता भी होती है, जो सहृदय को प्रभावित करती है। नाटक में निहित अर्थ और अपने अभीष्ट अर्थ को यदि निर्देशक सहृदय दर्शक तक पहुंचा देता है तो वह एक सफल निर्देशक माना जाता है। 1950 के आसपास हिंदी रंगमंच पर विदेशी और विशेष रूप से यूरोपीय रंगमंच का असर हमें दिखाई देता है। वह है एक सेट वाला रंगमंच, जिसे हम चौखटा रंगमंच भी कह सकते हैं। हिंदी के ज़्यादातर नाटककारों और निर्देशकों ने इस चौखटा रंगमंच का खूब उपयोग किया। नाटक की प्रस्तुति की दृष्टि से कल्पना और काव्यमयता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह गुण लेखक, निर्देशक और दर्शक तीनों में अपेक्षित है। किसी भी प्रकार के मंच पर इसकी अपेक्षा है, तभी वह अपने लक्ष्य की सिद्धि की ओर अग्रसर होता है। किंतु जब हम भारतीय रंगमंच की ओर ध्यान देते हैं तो वह चाहे शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच हो या लोक नाटकों का रंगमंच, वह तीन विशेष गुणों से संपन्न रंगमंच है। वह अयथार्थवादी है, वह कल्पनाशील है और वह महाकाव्यात्मक है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्देशक को कल्पनाशील होना चाहिए ताकि वह किसी दृश्य को प्रस्तुत करने के भिन्न भिन्न तरीकों की कल्पना कर सके और प्रस्तुत करते समय प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। कविता का संस्कार होने से नाटक में एक लयात्मकता का स्पंदन पैदा करने की सामर्थ्य निर्देशक में आ जाती है। अयथार्थवादी रंगमंच का सबसे बढ़िया उदाहरण लोक नाटकों में देखने को मिलता है। एक उदाहरण लीजिए, यदि कोई प्रसंग ऐसा है जिसमें रथ पर आरूढ़ या घोड़े पर आरूढ़ राजा या सैनिक का दृश्य लाना है, तो क्या कोई रथ या घोड़ा मंच पर लाया जा सकता है? नहीं, मात्र ये दो ही तरीके से प्रस्तुत हो सकता है। या तो वह सूच्य हो अर्थात अथवा अभिनय द्वारा अभिनेता अपने कौशल से उसे प्रस्तुत कर दे। निर्देशक ये देखता है कि वह किस तरह प्रस्तुत करे कि प्रस्तुति प्रभावी बन सके। पूरी प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित वेश विन्यास का चयन, अपेक्षित ध्वनि, संगीत और प्रकाश को नियोजित करने का पूरा दायित्व निर्देशक का ही है। उसे अपने रंगकर्मियों को बताना पड़ता है कि कैसे चलना है, कब दौड़ कर आना है, चेहरे पर दृश्य के अनुरूप कैसे भावों को लाना है, किस दृश्य के समय किस प्रकार के संगीत धुन की अपेक्षा है, कक्षा विभाजन करते समय प्रकाश वृत्त को कहाँ आना है, कब मंच पर अंधेरा होना है, कब उसे आलोकित होना है। इस प्रकार पूरे रंगायोजन को नियंत्रित और नियोजित करने का दायित्व निर्देशक पर है। एक ध्यान देने की बात है कि लोक नाटकों के अभिनेता बहुत जोर जोर से बोलते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पहले नहीं हुआ करते थे। अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य जोर से बोल करके ही किया जा सकता है। काशी में रामनगर की रामलीला आज भी खुले मंच पर होती है। प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार के विद्युत बल्बों या यंत्रों का उपयोग नहीं होता और उसी प्रकार ध्वनि के लिए भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी लगभग 1 लाख की संख्या में उपस्थित दर्शक पूरी स्पष्ट आवाज़ में संवादों को सुनते हैं। दर्शक अपने दोनों कानों को हथेलियों से सूप की तरह आगे की ओर कर लेते हैं, फलतः ध्वनि स्पष्ट से स्पष्टतर होती जाती है। यही कारण है कि 70 के दशक के बाद से ही भारतीय रंगमंच के
और हिंदी रंगमंच के निर्देशकों ने अपने रंगमंच में लोक नाट्यों की रूढ़ियों को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह संस्कृत रंगमंच और लोक नाट्यों के रंगमंच की विशेषताओं से स्वयं को अनुप्राणित कर एक सार्थक कदम की ओर हम अग्रसर हुए हैं। मित्रों, हम आपको यहाँ फिर से याद दिला दें कि हमारा जो भारतीय रंगमंच है वह अयथार्थवादी, कल्पनाशील और महाकाव्यात्मक रंगमंच है और इस रंगमंच के लिए नाटककार और निर्देशक के लिए जिस अपेक्षित प्रतिभा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार के प्रतिभा की अपेक्षा अभिनेता और दर्शकों से भी होती है। तो यह हमारा रंगमंच जो है कल्पनाशील, अयथार्थवादी और महाकाव्यात्मक रंगमंच है। हबीब तनवीर और बाबा कारंत जैसे निर्देशकों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ की नाचा शैली का प्रयोग किया है और अयथार्थवादी कल्पनाशील रंगमंच की सृष्टि के द्वारा नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में क्रांति की है। मनी लगे और कहूँ चल दे भगवान, मोला एक जन छोड़ दे जी, वो चोरों का सही चोरा के ले गए। चोर चोर चोर। बाबा कारंत ने जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर लगे अरंगमंचीयता के आरोप को उनके नाटकों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करके खारिज कर दिया, क्योंकि प्रसाद जी के नाटक अयथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किए जा सकते थे। निर्देशक को कभी कभी नाट्यालेख में प्रस्तुति की अपेक्षा के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता पड़ती है ताकि प्रस्तुति को प्रभावी बनाया जा सके। कारंत ने यह भी किया जहां इसकी जरूरत थी। कुशल निर्देशक पुराने नाटकों अथवा लोक नाटकों के संदेश में भी परिवर्तन करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण गुजरात की भवाई का एक वेश है। गुजरात के लोक नाटकों को भवाई कहा जाता है और नाटक को वेश भी कहते हैं। जसमा ओड़न। जसमा ओड़न में सती होने संबंधी मूल कथा है, लेकिन प्रसिद्ध निर्देशिका शांता गांधी ने इस जसमा ओड़न के जसमा को श्रमशील नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। एक बड़ा विवाद नाटक की दृष्टि से साहित्य और कला को लेकर है। कोई निर्देशक नाटक को लेकर इतने पूर्वाग्रही होते हैं कि वे नाटक के साहित्य होने को ही खारिज करते हैं और साहित्यकारों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। वे तो यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपनी प्रस्तुतियों के लिए अपना आलेख स्वयं तैयार करते हैं। ऐसे निर्देशकों में N.K. शर्मा प्रमुख हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। नाटक द्विज हैं, नाटक साहित्य भी है, नाटक कला भी है, क्योंकि नाटक जब नाटककार की लेखनी से लिखा जाता है तब वो पहली बार जन्म लेता है, फिर जब वो मंच पर प्रस्तुत होता है तो उसे एक नया जन्म मिलता है। चूँकि नाटक की प्रस्तुतियाँ बार बार होती हैं, इसलिए वो हर बार एक नया जन्म लेती है। इसलिए नाटक हमेशा नया होता रहता है। निर्देशक अपनी हर अगली प्रस्तुति में अर्थ के नए नए आयामों का उद्घाटन करता है। हर बार देखा जाने वाला नाटक दर्शक को हर बार आनंदित करता है, हर बार रसास्वादन कराता है। हर बार की प्रस्तुति में नवीनता लाने का श्रेय यदि किसी को है तो वह निर्देशक को है। इसलिए नाटक में निर्देशक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो मित्रों, अंत में हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि साहित्य और कला दो भूमियों पर खड़े इस नाटक में निर्देशक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक में निहित कला का साक्षात्कार कराते हुए अभीष्ट अर्थ रस सिद्धि तक पहुंचाने का दायित्व निर्देशक का ही होता है। अभिनय, ध्वनि, प्रकाश का सम्यक समायोजन करते हुए वह दर्शकों अर्थात सहृदयों को नाट्यार्थ अथवा
ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति कराता है।